हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 12 समान हिंदी अशोक का फूल। चैप्टर का नाम है क्या है, अशोक का फूल। तो हमारा जो टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए है क्लास 12 हिंदी का अशोक के फूल का चैप्टर है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यूपी बोर्ड समान हिंदी का कक्षा 12वीं का अशोक का फूल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। अशोक के फूल के महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं पहला गद्यांश हमारा क्या है। देखिए, पहला गद्यांश देखिए हमारा क्या है। हमारे बोर्ड एग्जाम में गद्यांश जो है 10 नंबर का आता है। तो हम सभी चैप्टरों का मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा अशोक के फूल का चैप्टर का है। तो देखिए, पहला गद्यांश क्या है, का वाला। देखिए क्या कह रहा है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, ये बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो वस्तुएं होती कितने होते हैं, बहुत ही दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वो लगा लेते हैं। आगे देखिए, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, रेखांकित गद्यांश है। तो हमें इसकी व्याख्या करने के लिए भी क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इस गद्यांश के हमारे प्रश्न क्या हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने गद्यांश को पढ़ा, देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी। और इस प्रकार से भी आप लिखेंगे तो आपको सही रहेगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देखिए गद्यांश में हमारा रेखांकित अंश कहाँ से है। देखिए, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती से लेकर अनुमान कर सकता हूँ, यहाँ तक हमारा रेखांकित गद्यांश है। तो इसकी हमें व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। देखिए उत्तर व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि जब भी वह पुष्पित अशोक अर्थात कि अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो वह उदास हो जाता है। लेखक अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से कोई ईर्ष्या हो रही है, और ना ही उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा स्वर्ण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। यद्यपि यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। यानी संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी सुंदर वस्तु को देखेंगे तो उसे ईर्ष्या करके कुछ समय के लिए अपने मन को संतुष्टि करेंगे। तो इस प्रकार से होगा इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। तो देखिए उत्तर, लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति की सोच को स्पष्ट कर रहा है, ये बताया है इस चैप्टर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, वे बहुत दूरदर्शी हैं, पंक्ति का आशय यह है कि कुछ लोग बहुत दूर तक देखने वाले गहन दृष्टि रखते हैं, यानी गहन नजर रखते हैं। वे बहुत आगे तक विचार करते हैं, यानी बहुत दूर तक सोचते हैं। वे सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं, यानी किसी को देखें तो कहते हैं
ये ऐसे हैं, ऐसे पहले करते थे, इनके आगे ऐसे होगा, इनका आगे का समय इस प्रकार से होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अनुमान लगा देते हैं, यानी कह देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या, हतभाग्य तथा दूरदर्शी शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो देखिए उत्तर, हतभाग का अर्थ है भाग्यहीन, अभागा, भाग्यहीन या अभागा। और दूरदर्शी का अर्थ है भविष्य की घटनाओं को समझने वाला, जो भविष्य में होने वाली घटना को समझ जाए वो दूरदर्शी कहलाता है। इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलता है। तो गद्यांश पे आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा जिस पर आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा गद्यांश क्या है, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसीन जनकारी नृप वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर करावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। आगे देखिए, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो ये होगा ये गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे लिखा है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम लिखिए। तो आपको गद्यांश में पहला क्वेश्चन यही रहेगा, कोई भी गद्यांश रहेगा। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए वह महादेव के मन में से लेके फूट उठता था, यहाँ तक रेखांकित अंश है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी, उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नृप वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थीं। ये फूल इतने सुंदर थे। यह कर्णफूल जब उसके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी। आगे देखिए, जब वह अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। पंक्ति का फूल आशय स्पष्ट कीजिए, पंक्ति का जो है आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। पंक्ति का आशय है कि कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक के अशोक के फूल को अत्यंत सम्मान दिया। अशोक के फूल को की मादकता यानी सुगंध मादकता की अनुभव करने की दृष्टि कालिदास दास के पास थी। ऐसा वर्णन अपूर्व यानी पहले किसी ने नहीं किया था, कहने का आशय यही है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए शब्द यहाँ पे क्या दिया है, आसीन आसी जानकारी तथा कारावंतस। तो देखिए आसीन जानकारी का अर्थ होता है अनुराग उत्पादक और कारावंतस का अर्थ होता है कर्णफूल। अब आगे देखिए अगला गद्यांश हमारा क्या है, गद्यांश नंबर गा। देखिए क्या कह रहा है, अगला गद्यांश क्या है सबसे महत्वपूर्ण। देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो देखिए
यहाँ पे प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश हमारा कहाँ से कहाँ तक है। कहते हैं दुनिया भुलक्कड़ है, यहाँ से लेकर फेंक कर आगे बढ़ जाता है, यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है। तो देखिए, इसकी व्याख्या किस प्रकार से होगी। देखिए, व्याख्या, लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, यानी अपना स्वार्थ सिर्फ देखता है। यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि हो, यानी जिससे उसका स्वार्थ हो सके। जिन लोगों या वस्तुओं से उसका स्वार्थ नहीं सलता, यानी जिससे उसका काम निकल जाता, उसका फिर काम नहीं रहता, वह उन्हें शीघ्र ही जल्दी ही भूल जाती है। वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके बोझिल नहीं होता। समय के गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता, वह उन्हें भूलता जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। तो देखिए, लेखक ने गद्यांश में उन रचनाकारों साहित्यकारों को स्वार्थी कहा है जिन्होंने जिन साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल के भूल जाने की गलती की है। लेखक के अनुसार यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ सिद्धि हो, जिससे उसका मतलब हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, पंक्ति का आशय है। तो देखिए, लेखक कहना चाहता है कि यह संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है। उसे अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने में फुर्सत नहीं है, तो वह अशोक के फूल की क्या परवाह करेगा, जो शायद उसके लिए किसी काम का नहीं है। अब आगे देखिए, अगला गद्यांश क्या है, घा वाला। देखिए क्या कह रहा है कि मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन की धारा आगे बढ़ी है। आगे देखिए, संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। आगे देखिए, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी जीने की इच्छा है। वह गंगा की आबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है, जो मनुष्य है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संसार थोड़ी देर तक इस धारा को टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। तो ये हमारा गद्यांश है। तो देखिए, इस पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके मुझे मानव जात की दुर्दम से लेके चली आ रही यहाँ तक है। उसके बाद इसी में एक और रेखांकित अंश है, यहाँ पे देखिए, सब कुछ से लेके जीने की इच्छा है यहाँ तक। तो इन दोनों का हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए देखिए उत्तर, छल से परिपूर्ण वर्तमान जीवन में व्यक्ति के आचरण और सभ्यता से लेकर दैनिक उपभोग तक की प्रत्येक वस्तुओं में न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य है। संसार में यदि कुछ अपने शुद्ध रूप से विद्यमान है तो वह है मनुष्य की प्रत्येक विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की इच्छा, यानी कोई भी परिस्थिति हो वह जीने की इच्छा रखता है। वह इच्छा आज भी उतनी बलवती है और आडंबरहीन है जितनी कि
अपने आदिकाल में थी, जितनी कि अपने आदिकाल में थी। यह इच्छा आज भी उसी प्रकार उतनी ही पवित्र है जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से अपने मार्ग की बाधाओं को समाप्त करके अपने पहले जैसे प्रवाह के साथ निरंतर गतिशील है और पहले ही जितनी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह एवं धर्माचार संस्कार कुछ समय के लिए ही इससे टक्कर लेता है। आगे देखिए, किंतु मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा में सब कुछ बह जाता है। ये होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जाति किस मोह को रोकती चली आ रही है। तो देखिए उत्तर, मानव मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। अब तक ना जाने किसने कितनी जातियों एवं संस्कृतियों को अपने पीछे छोड़ दिया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखिए, मानव कभी भी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं रहता, अतः हमेशा ही उसके व्यवहार एवं संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। इसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, पंक्ति का आशय यह है कि व्यक्ति अपने प्राणों से बहुत मोह होता है। व्यक्ति को अपने प्राणों से क्या होता है, बहुत मोह होता है। वह सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता रहता है। यदि अपने प्राणों के लिए उसे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटता। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आगे देखिए, तब उसे उचित अनुचित का ध्यान भी नहीं रहता। अब देखिए अगला क्या है। अगला गद्यांश देखिए क्या है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारी विश्वासों, उत्सवों और व्रतों की धोती धोती बहाती जीवनधारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य की नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश की जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद कुछ मिलावट है। सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल है तो मनुष्य की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहता धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। अब आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। तो उत्तर देखिए, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, क्योंकि व्यक्ति का अपने प्राणों से मोह होता है। वह सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि वह कितनी भी घृणता, निर्मम और क्रूर कार्य भी कर सकता है। अर्थात माना कि प्रतिमोह ही व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे जीवनी शक्ति कहा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। तो देखिए उत्तर, हमारे सामने समाज का जो रूप है वह अनेक ग्रहण व त्याग का रूप है। अर्थात हमें अनेक संघर्षों से प्राप्त हुआ है। आपसी सामंजस्य वस्तुतः अनेक परंपराओं एवं मूल्यों के बीच समन्वय एवं संतुलन का परिणाम है। यह सामंजस्य कई संस्कृतियों की अनेक परंपराओं एवं उनके मूल्यों को ग्रहण करके अपनी परंपराओं एवं मूल्यों को त्याग कर स्थापित हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीजें मिलावट से पूर्ण हैं। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं है, यानी विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं कि पूरी तरह शुद्ध हो। इसके पश्चात केवल एक ही चीज विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी मनुष्य के जीने की इच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? देखिए उत्तर, मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत अत्यंत निर्मम है। अगला उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है? तो उत्तर देखिए, हमारे सामने आज के समाज का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण और त्याग का रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो देखिए, मनुष्य ने संघर्ष से नवीन शक्ति को प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, धर्माचारों का अर्थ है धार्मिक परंपरा तथा विश्वासों का अर्थ है निश्चित धारणा। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है हो जितना भी समस्या रहस्यमयी हो या रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु परंतु है वह उसका विशाल सामंत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, इसमें रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा रेखांकित अंश देश की जाति को विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की कुछ मिलावट है। तो यहाँ से लेके हमारा जो है यहाँ तक हजम करने के बाद पवित्र है, यहाँ तक रेखांकित अंश इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, देखिए इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय वस्तु कोई वस्तु है तो वह है उसके प्राण। अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है, यह संसार जो है चल रहा है। व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसकी रक्षा के लिए कितनी भी क्रूर, निर्मम, पापपूर्ण, घृणित कार्य करे, यानी अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए वह कितना भी कठिन कार्य, निर्मम कार्य, पाप हो या घृणा वाला कार्य हो, कुछ भी कर सकता है। आगे देखिए, उसका अपने प्राणों के प्रति यही मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे जीवन शक्ति कहते हैं। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज का व्यक्ति जीवन छल छल से परिपूर्ण है, इसलिए उसके अपने आचरण से लेकर दैनिक के कार्यों में कोई पवित्रता और शुद्धता नहीं रह गई है, यानी जो रोज कार्य करता है उसमें भी कोई शुद्धता पवित्रता नहीं है। आगे देखिए, यही कारण है कि आज प्रत्येक वस्तु में मिलावट है। व्यक्ति का चरित्र भी उससे अछूता रह गया है। लूट-पाट, रिश्वतखोरी, छेड़-छाड़, कदाचार आदि के दिनों दिन बढ़ते जाने का कारण भी यही है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में यही कहीं कहीं शुद्धता शेष है तो वह है उसकी दुर्मम जिज्ञासा, अर्थात कि किसी परिस्थिति में उसके जीने की लालसा। वह अपने जीने की इच्छा पूरी ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता से करता है। देखिए अगला क्या है, गद्यांश हमारा यहाँ पे देखिए, अगला गद्यांश हमारा है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है, जो साधारण प्रजा परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। आगे देखिए, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मनोदशा की धूमधाम भी मिट गई। तो देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो देखिए उत्तर, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी? तो उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्धि हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? तो देखिए, लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, रेखांकित अंश हमारा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा रेखांकित अंश है यहाँ तक है।
जो रहस्यमयी परंपरा है। यानी कि अशोक के वृक्ष जितना ही मनोहर हो उतना ही रहस्यमय हो। वहाँ से लेके हमारा जो है यहाँ पे धूमधाम मिट गई है। पूरा जो हमारा है रेखांकित अंश ही है। देखिए पूरे पे रेखांकित अंश है, तो उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए उत्तर देखिए, लेखक कहता है कि संसार का नियम कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तित होता है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया दिया था वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो देखिए पाठ के शीर्षक का नाम है अशोक के फूल तथा लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। तो उत्तर है अशोक सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी है। तो देखिए सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार करोड़ों में खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है संतान कामनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा। तो देखिए उत्तर संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। अगला क्वेश्चन है यक्षों की प्रतिष्ठा किसने हटा दी। तो देखिए यक्षों की प्रतिष्ठा पीरों भूत भैरवों एवं काली दुर्गा ने हटा दी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोक के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए अशोक का वृक्ष मनोहर रहस्यमय एवं अलंकारमय है। अगला क्वेश्चन है सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सामंत सभ्यता से तात्पर्य है सामंतों का शासन, संतों का शासन जिसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संतान कामनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा। तो देखिए संतान कामनियों को देवताओं का शक्तिशाली वरदान मिलने लगा। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का अशोक का फूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।